आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, देखो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल ये क्या बोल रहा है कि अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ कांस्टेंट स्पीड v। ठीक है, एंड द फोर्स ऑन द बॉडी इज mv स्क्वायर बाई r एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, व्हाट इज वर्क डन बाई दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी ओवर हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको पता, अगर ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये अगर आपका सर्कल है, ठीक है, और ये आपका सेंटर, जो सेंट्रीपिटल इट इज द एमवी स्क्वायर बाय इट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। मान लो आपका पार्टिकल यहाँ पर हो, ठीक है, चाहे यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही लगने वाला है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो v टेंजेंशियल की वजह से होगा, और वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही रहने वाला है। इसका मतलब कि फोर्स और dr के बीच का जो एंगल होगा इट विल परपेंडिकुलर 90 डिग्री। इसका मतलब जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, जीरो। जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट थ्रेड फ्रॉम एन एलिवेटर। ठीक है, द एलिवेटर इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है द वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग t सेकंड। ठीक है, तो अगर मैं इस एक्सेलरेटेड फ्रेम के जाके बात करूं, अगर मैं बात कर रहा हूं नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, तो अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाओ तो आपको पता है ये आपका m ब्लॉक है, जिसपे ऊपर लग रहा होगा टेंशन T, इसका नीचे लग रहा है वेट m इंटू जी, और प्लस एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा m इंटू ए। इसका मतलब जो टेंशन होगा वो बराबर होगा m इंटू जी प्लस ए के, यही फोर्स है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपको होगा किसी टी समय में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। टेंशन भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी इसका ऊपर ही होने वाला है। इसका मतलब कि जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, एफ डॉट एस, ठीक है, और कॉस जीरो। ठीक है, तो यहां से आपके पास वर्क डन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास हाफ, ठीक है, एम इंटू जी माइनस ए, ठीक है, और इंटू का ए टी स्क्वायर, सॉरी जी प्लस है, नॉट जी वन, जी प्लस है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल का। देखो ये क्या कर रहा है कि इक्वल फोर्स, ठीक है, एफ ग्रेटर देन एम जी, ठीक है, इज अप्लाइड टू स्ट्रिंग इन ऑल द थ्री केसेस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूविंग अ डिस्टेंस 2 मीटर, ठीक है, डाउन इन द केस इन विच केस द ब्लॉक हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो आप सोचो ना, ये आपका ब्लॉक है, मुझे पता है कि जो वर्क डन होगा all the forces is equal to the change in kinetic energy, ठीक है, इट इज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो आप ये सोचो, अगर आपने यहाँ पर एफ फोर्स लगाया तो इस ब्लॉक को भी यहाँ पर एफ ही मिलने वाला है, लेकिन इस केस में सोचो यहाँ पर भी एफ, यहाँ पर भी एफ, तो यहाँ कितना मिलेगा, 2f। सिमिलरली यहाँ भी एफ होगा, यहाँ भी एफ होगा, यहाँ भी एफ होगा, तो इसको कितने मिलने वाला है, 3f। कितना मिलने वाला है, 3f। मतलब कि विच ऑफ द केस ब्लॉक हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में जो ब्लॉक है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होने वाली है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। यूनिफॉर्मली का मतलब इतना समझ में आ ही रहा होगा कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है इसका मतलब जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसके पास एक v नॉट स्पीड आई इन टाइम t नॉट, और इट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब एक्सेलरेशन हुआ कांस्टेंट। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो v नॉट होगा वो a t नॉट के बराबर होगा। इसका मतलब जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वो बात कर रहा है वो v नॉट अपॉन t नॉट है। ठीक है, फिर कह रहा है द वर्क डन ऑन द बॉडी टिल एनी टाइम t। ठीक है, अगर मैं किसी टाइम t की बात करूं, ठीक है, अगर मैं अब किसी टाइम t की बात करूं तो आपको होगा जो वेलोसिटी होगी वो होगी a इंटू टी के बराबर। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी हो जाएगी, आप कर रहे हो v नॉट डिवाइड बाई टी नॉट इंटू टी। ठीक है, और जो वर्क डन होगा बॉडी पे, ठीक है, जो वर्क डन होगा बॉडी पे क्या वो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर होने वाली है, क्योंकि इनिशियल आपके पास रेस्ट से था, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 0, तो जो भी होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। तो ये क्या मैं इसको लिख दूं, हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर, मतलब कि वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टी नॉट स्क्वायर और इंटू का टी स्क्वायर।
ठीक है, अगर यहां से देखो तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, ऑन अ सरफेस इज ड्रॉइंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर ऑन द सरफेस बाय ए पेंसिल ऑफ नेग्लेजिबल मास विथ अ नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू के। तो अगर आप एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो ना, इसका करने मतलब द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ सरफेस ड्रॉइंग अ सर्कल, आपकी पेन की नीब मान लो किसी पॉइंट पर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, समझ रहे हो, आप एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, और ये जो निब है, ठीक है, ये जो निब है पेंसिल की, उसकी मास क्या है, नेग्लिजिबल है, एंड विद अ प्रेसिंग फोर्स एंड, आप समझो अगर आप यहां पर हो, इससे आपको पता है नॉर्मल किसके बराबर होने वाला है, नॉर्मल बाय द वे अगर यहाँ पर नेग्लिजिबल मास है तो नॉर्मल जो भी लग रहा हो इस सरफेस से, इसका मतलब आप देखो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो बराबर होने वाला है म्यू के इंटू एन के, ठीक है, म्यू के इंटू एन के। ये तो समझ में आ रहा है ना कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो होता है म्यू इंटू एन के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज बस यहाँ पर बस ये जो समझने वाली है कि जब देखो आप जैसे यहाँ पर हो, फिर आप आगे जाने वाले हो इस डायरेक्शन में, आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इस समय सोचो जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे होगे तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन, ठीक है, ये एक सर्कल है, इसका मतलब कि आपके डिस्प्लेसमेंट मतलब फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, सॉरी जो एंगल, इट इज नॉट द परपेंडिकुलर, इनके बीच का जो एंगल है वो आपको कितना दिख रहा है, 180 डिग्री। इतना तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा कि आप सोचो आप एक पेंसिल की नीब से सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, तो इस समय पे आपकी पेंसिल नीब इधर जाने वाली, फ्रिक्शन इधर लगेगा, यहाँ पर देखो पेंसिल नीब इधर जाने वाली, फ्रिक्शन इधर लगेगा, समझ रहे हो, मतलब इनके बीच का एंगल कितना होगा, तो 180 डिग्री होने वाला है। तो अगर आप वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स की बात करोगे तो कितना आएगा, माइनस, ठीक है, माइनस, क्योंकि थीटा 180 डिग्री होगा, ठीक है, तो माइनस फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, तो आप कहोगे ये है म्यू के इंटू एन, और पूरा ds मतलब 2 पाई आर, ठीक है, तो यहां से आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 2 पाई इंटू फ्रिक्शनल म्यू के इंटू एन और इंटू का आर, ठीक है, मतलब यहां से राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सर्टेन स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर इज 10 जूल, ठीक है, इसका मतलब जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई जिसको आप बोलते हो हाफ के एक्स स्क्वायर, वो आपको कितना दे रखा है, 10 जूल दे रखा है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सर्टेन स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड फ्रॉम द नेचुरल लेंथ थ्रू अ डिस्टेंस 3 मीटर इट इज 10 जूल। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप निकाल सकते हो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, और ये कितना हो गया आपके पास 0.3 का स्क्वायर और इक्वल टू 10, तो यहां से आपके पास आ जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट, नहीं ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 2 और डिवाइड बाय आपके पास कितना है 0.09, ठीक है, यहां से जो भी आ जाएगा, ठीक है, यहां से जो भी आ जाएगा आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। फिर कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ वर्क इन जूल दैट मस्ट बी डन ऑन द स्प्रिंग टू स्ट्रेच इज थ्रू एट एडिशनल डिस्टेंस ऑफ 0.15 मीटर विल बी, ठीक है, तो जो वर्क करेगा स्प्रिंग वो किसके बराबर होगा, तो 1/2 के की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे। अब आप सोचो पहले आप 0.3 पर थे, स्ट्रिंग पहले से इतना स्ट्रेच थी अपने नेचुरल लेंथ से, फिर आपने कितना कर दिया 0.15, मतलब फाइनली कितना हो गया टोटल, तो फाइनल तो नेचुरल लेंथ से 0.45, ठीक है, और इनिशियल 0.3, समझ रहे हो, ये कुछ ऐसा होगा ना, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर थी, यहाँ पे मान लो इट इज द नेचुरल लेंथ, तो पहले यहां से आपने इसको 0.3 तो कर ही रखा था, फिर यहां से आपने फिर कितना कर दिया 0.15, तो मतलब कि फाइनल कितना हो गया, तो 0.45, ठीक है, सॉरी हाँ, ठीक है, और ये कितना हो गया 0.3, तो जो वर्क डन होगा वो इसके बराबर हो जाएगा हाफ के, ठीक है, 0.45 का स्क्वायर और माइनस 0.3 का स्क्वायर। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि 10 kg ब्लॉक, ठीक है, इज पुल्ड इन अ वर्टिकल लूप प्लेन अलोंग अ फ्रिक्शनलेस सरफेस इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क, ठीक है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, द अप्लाइड फोर्स इज 200 न्यूटन एज शोन इन द फिगर इफ द ब्लॉक स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एट ए, ठीक है, ए पर ये रेस्ट पर था, आपसे कह रहा था वेलोसिटी एट बी, तो यहाँ पर कितने फोर्स वर्डन कर रहे हैं, आप कहोगे एक तो यहाँ पर वर्डन हो रहा है फोर्स का, ठीक है, और यहाँ नॉर्मल लग रहा होगा नो डाउट, बट नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, तो उसका वर्डन यहाँ पर आने वाला है नहीं,
ठीक है, और किसका वर्क डन आएगा, और एक आपके पास वर्क डन आएगा ग्रेविटी का, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर के, ठीक है। अब आप बस सोचो, आपको इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 10 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं जिस दिन h की बात करूंगा तो h तो आप यहां से निकाल लोगे, इट विल बी द r 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास r, ठीक है, और 1 माइनस कॉस 60, तो कॉस 60 आपके पास होता है 1/2, ये माइनस, ठीक है। तो यहां से आपके पास ये जो हाइट निकल के आई h जिसको आप बोल रहे हो, आपने h की वैल्यू निकाल दी, कितना है r/2, ठीक है। अब आप देखो इस डायरेक्शन में आपने लगाया है फोर्स, क्या लगाया है, फोर्स। अब आप सोचो ये जो वर्क डन बाय द फोर्स है, इट विल बी द 5 न्यूटन का, जो सॉरी 200 न्यूटन, नॉट 5, इट इज अ 200 न्यूटन, ठीक है, 200 और इनटू ये लेंथ है ना, ये लेंथ, ये कितना है, r इंटू थीटा, कितना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, r आपके पास है 10 और थीटा कितना है 60, मतलब ये हो गया π/3। उसके बाद अगर आप वर्क डन बाय द ग्रेविटी की बात, तो इतना हो जाएगा माइनस का mg इंटू r/2, ठीक है, क्योंकि g तो नीचे लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है। और यहां से आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि इन द फिगर शोन ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द मास ऑफ द ब्लॉक इज 1 kg, ठीक है, ये स्मॉल m वाला। The block and wedge are held initially at rest. Now wedge is given a horizontal acceleration 10 meter per second square by applying a force on the wedge, ठीक है, so that block does not slip on the wedge. The work done by the normal force in the ground frame on the block in √3 सेकेंड। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं इतने सेकंड बाद, ठीक है, √3 सेकेंड बाद, तो आप कहोगे वेलोसिटी हो जाएगी 10 इंटू √3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 इंटू √3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा सकते हो। तो यहाँ पर फोर्स किसका किसका, एक तो ग्रेविटी का है और एक किसका है, नॉर्मल का है, ठीक, और तो कोई फोर्स लग नहीं रही, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि g तो आपका हमेशा डाउनवर्ड लगने वाला है और डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी भी यहाँ पर 0 ही होने वाली है, ठीक है। एक्सेलरेशन देखो ना, आपका एक्सेलरेशन बिल्कुल ऐसे है और g आपका हमेशा डाउनवर्ड ही होने वाला है, तो इसका एंगल तो कितना है, 90 डिग्री ही है। तो यहाँ पर केवल क्या आएगा, वर्क डन बाय द नॉर्मल, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो मास आपको दे रखा है 1 kg और वेलोसिटी आपके पास कितना है 10√3, ठीक है। इसका आप क्या कर दो स्क्वायर, तो यहां से कितना जाने वाला है 1/2 और इंटू का कितना हो जाएगा 300, तो यहां से आपके पास वर्क डन कितना आ जाएगा 150 जूल, ठीक है, मतलब द राइट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल का। ये देखो क्या कर रहा है कि अब 1 kg ब्लॉक कोलाइड विथ हॉरिजॉन्टली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इतना एंड शोन इन द फिगर, द ब्लॉक compress the spring 4 meter from the rest position if the coefficient of kinetic friction between the block and the surface is given। यहां पर मतलब म्यू है ना, फ्रिक्शन है 0.25, तो आपसे क्या कर रहा है, आपसे कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट ऑफ द कोलिजन इज, ठीक है। और पता है फ्रिक्शन इट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या होगा, के फाइनल यू फाइनल माइनस के इनिशियल और माइनस यू इनिशियल। तो यहां से वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना है, आप कहोगे ठीक है, म्यू mg और इनटू का x कितना होगा, तो ये 4 मीटर कंप्रेस किया ना, मतलब कि 4, ठीक है, और माइनस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स माइनस ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये किसके बराबर होगा वो सोचो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होने वाली है 0, क्योंकि फाइनली जाकर के रुक जाएगा 4 मीटर कंप्रेस करने के बाद, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी इस स्प्रिंग में, आप कहोगे हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, तो 1/2 के इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल थी हाफ ऑफ mv स्क्वायर, वही तो पूछना चाहता है, द स्पीड यहाँ पर कितना आपने दिया है, और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो था नहीं, ठीक है, स्प्रिंग अपन नेचुरल लेंथ थी, कोई एक्सटेंशन कंप्रेशन इसमें था नहीं, तो इट इज द, ठीक है, ये हमने लिख दिया इक्वेशन। अब आप देखो थी कितना हो जाएगा, माइनस का 0.25, मास आपको दे रखा है 1, जी की वैल्यू हो गई 10 और इंटू का 4,
और ये आपके पास हो जाएगा 1/2, के की वैल्यू है 2.75 और इंटू का 4 स्क्वायर, ये 2.75 इंटू 4 स्क्वायर, और ये आपके पास हो गया माइनस का 1/2 इंटू 1 और इंटू का v स्क्वायर। तो अगर आप यहां से देखो तो कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 2.4 और इंटू का 4 इंटू का 2 और इक्वल टू मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2.75 और इंटू का, एक काम करो आप यहाँ पे 2 को मत ही भेजो, ठीक है, कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी होगा आपको। तो यहाँ पर अगर देखो ये होने 16, ये 2 से डिवाइड होकर बचाएगा 8 और इक्वल टू और माइनस का हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अगर देखो तो कितना हो जाएगा 0 और ये 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10 नॉट, ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा -10 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 0 और 8 इंटू 7 56 और 4 हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 22 और इक्वल और माइनस का हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से कितना जाने वाला है माइनस का 32, ठीक है, और इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ mv स्क्वायर, तो मास 1 है, वेलोसिटी इज v स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखो तो v स्क्वायर इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा √64, इसका मतलब वेलोसिटी आपके पास कितनी आ जाने वाली है 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, नॉट सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कह रहा है कि अ टॉय कार ऑफ मास 5 kg मूव अप on a ramp under the influence of force plotted against the displacement x, the maximum height attained, ठीक है, is given by, ठीक है, इज गिवन बाई, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखो, ठीक है, अगर आप यहां पर देखो तो जो वर्क डन यहां पर आने वाला है, क्योंकि आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दे रखा है और ये जहां तक ग्राफ गया इट इज द x इक्वल टू 11 मीटर, ठीक है। तो अगर आप वर्क डन की बात करोगे तो आप क्या लिखोगे, इसके अंडर एरिया तो हाफ 100 और इंटू का 11, तो ये तो आपके पास आ गया वर्क डन, ठीक है, 1100 डिवाइड बाई 2 जूल। अब ये बराबर होगा किसके, इट इज द, ठीक है, द हाइट एंड इज गिवन बाई, ठीक है। तो इसको आप किसके बराबर कर दो, यहां पर आप देखो यहां पर किसका किसका वर्क डन आने वाला है, ठीक है, यहां पर किसका किसका वर्क डन आने वाला है, तो आप कहोगे एक तो आएगा ग्रेविटी का और एक आएगा नॉर्मल का, और अगर आप देखो तो नॉर्मल हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होने वाला है, मतलब वर्क डन बाय द नॉर्मल यहां पर होगा 0, तो सिंपली ये किसके बराबर हो जाएगा mg इंटू एच के, ठीक है, जो ग्रेविटी वर्क कर रही होगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, इट विल बी द 1100 डिवाइड बाई 2 और इक्वल टू mgh, तो 5 इंटू 10 और इंटू h आपसे पूछ ही रहा है, तो यहां से इसको आप कर दो कैंसिल आउट, तो यहां से h कितना आ जाएगा 11 मीटर, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे देखना यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि ये कुछ ऐसा पाथ है, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक ब्लॉक रखा है और इसको आपने F4 से इसको पुल किया, ठीक है, और फोर्स को आपने ऐसा लगाया सच दैट, ठीक है, सच दैट कि ये ब्लॉक को ना, ये ब्लॉक को स्लोली मूव करा रहा है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे, ठीक है, बहुत धीरे धीरे इसको मूव करा रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसके पास वेलोसिटी नेग्लिजिबल के बराबर है, 0 टाइम, मतलब बहुत 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 कम वेलोसिटी है इसके पास। आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को 0 भी मान सकते हो, ठीक है। ये हाइट उसने आपको दे रखी है h, कितनी दे रखी है h, और ये लेंथ उसने आपको दे रखी है l, ठीक है, और यहां पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ले लो म्यू, ठीक है। इस ब्लॉक और सरफेस बीच में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड वर्क डन बाई फोर्स, ठीक है, और समझना ये फोर्स इस ब्लॉक को यहां तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल है, एक ग्रेविटी है, एक आपके पास फ्रिक्शन है, और फिर ये वर्क डन बाय द फोर्स है एंड इक्वल टू 0, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या है 0। तो एक चीज जो समझ में आ रही है कि नॉर्मल तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही होने वाला है, ठीक है, हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा इस बॉडी पे, इसका मतलब वर्क डन बाय द नॉर्मल कितना होगा 0, ठीक है। तो यहां से जो वर्क डन बाय द फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस वर्क डन बाय द ग्रेविटी और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। अगर आप वर्क डन बाय द ग्रेविटी की बात करो तो माइनस ऑफ माइनस mgh,
ठीक है, आप जी लग रहा होगा नीचे ब्लॉक जा रहा है ऊपर, तो ऑफकोर्स इट इज द माइनस एम जी एच। और अगर आप इस फ्रिक्शन के वर्क का बात करो, इसको थोड़ा समझना, अगर मैं यहाँ पे एक बहुत ही स्मॉल की बात कर रहा हूं, लेट इट इज कॉल्ड डी एल, ठीक है, और इसको आप बोल दो डी वाई और इसको आप बोल दो डी एक्स, ठीक है, और इस एंगल को आप बोल दो थीटा, इट इज द डी थीटा, सॉरी डी एक्स। तो अब अगर आप यहां पर सोचो, ठीक है, तो फ्रिक्शन लगेगा कितना, आप कहोगे ये लगेगा आपके पास म्यू एम जी कॉस थीटा, कितना लगेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, ये लगेगा फ्रिक्शन। अच्छा, इसका वर्क कितना होगा, आप कहोगे इसका वर्क होने वाला है म्यू एम जी कॉस थीटा और इंटू का डी एल। अब जो आप इस चीज कॉस थीटा क्या होगा, आप कॉस थीटा को यहां पर पुट करो, म्यू एम जी इंटू क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी एल और इंटू डीएल। तो यहां से देखो ये कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं, मतलब आपके पास सीधा यहाँ पर, सॉरी यहाँ माइनस भी आएगा, फ्रिक्शन का वर्ड है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू डी एक्स। इसका मतलब इस केस में देखो तो क्या मैं इसको माइनस म्यू एम जी इंटू एल लिख दूं, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा ये एम जी एच और प्लस का म्यू एम जी एल, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो कि ये क्या कर रहा है कि अ वेज ऑफ मास m फिटेड विद ए स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, अ रॉड ऑफ मास m इज केप्ट ऑन द वेज एज शोन इन द फिगर, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर सबसे पहली बार सिस्टम इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, ठीक है, तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो यहां से तो ये लगा रही होगी नॉर्मल कुछ इस डायरेक्शन में n, ठीक है। अच्छा, एक तो इसका लग रहा होगा mg डाउनवर्ड कुछ ऐसे, और एक इसका कंपोनेंट आ रहा होगा इस डायरेक्शन में, क्या आ रहा होगा, mg साइन थीटा, क्या आ रहा होगा, mg साइन थीटा, ठीक है। अगर आप स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करो तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स k इंटू एक्स, ठीक है, ये एंगल आपके पास है थीटा। तो आप सोचो अगर आप अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो स्प्रिंग फोर्स का जो ये कंपोनेंट आएगा जिसको आप बोल रहे हो के एक्स कॉस थीटा, ये इसको बैलेंस करना चाहिए। इसका मतलब कि एक्स कॉस थीटा जो आपका है ये बराबर होना चाहिए mg साइन थीटा के, अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो सोचो यहां से x आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mg बाई के और इंटू का tan थीटा, ठीक है। अब जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी स्प्रिंग में वो किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपके पास कितना हो जाएगा 1/2 इंटू का के, ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर और इंटू टेन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई के स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 1/2 के और एम स्क्वायर जी स्क्वायर और इंटू का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब यहां से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, इज हैंग वर्टिकली ऑन ए इलास्टिक थ्रेड ऑफ फोर्स कांस्टेंट mg बाई a, ठीक है। इनिशियली द थ्रेड वाज इट्स नेचुरल लेंथ एंड द ब्लॉक इज अलाउड टू फॉल फ्रीली। The kinetic energy of the block when it passes through the equilibrium position will be, a block of mass m is hang vertically from an elastic thread of force constant given है, initially the thread was its natural length and the block is allowed to fall freely, the kinetic energy of the block when it passes through the equilibrium position। तो कुछ ऐसा ये बोल रहा है ना कि यहां से आपने इस ब्लॉक को अटैच कर रखा था, ये अभी इसका क्या था, नेचुरल लेंथ था, ठीक है, यहां पर क्या था, ये नेचुरल लेंथ था, और यहां से आप इसको कहां ला रहे हो, इक्विलिब्रियम पर ला रहे हो, ठीक है। जब ये यहां आ गया होगा, ठीक है, तो यहां से ये कुछ चला होगा, लेट कॉल्ड एक्स, ठीक है, ये एक्स कितने किसके बराबर होगा, आप कहोगे अगर आप इसके कांस्टेंट को, ठीक है, अगर आप इसके फोर्स कांस्टेंट को लेट मैं बोल देता हूं के, तो इसका मतलब के इंटू एक्स जो होगा वो mg को बैलेंस कर रहा होगा। इसका मतलब यहां से आप x कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे ये आ जाएगा mg बाई के, और इस समय इसकी कितनी वेलोसिटी होगी वो आपसे पूछ रहा है,
ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन वर्क कर रहा होगा, एक तो कर रहा है स्प्रिंग, और फिर कौन कर रहा है ग्रेविटी, और एक इसके बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ठीक है, और -0। तो अब यहाँ से देख लो स्प्रिंग क्या करेगी। ठीक है, आप इसको इधर ला रहे हो, मतलब स्प्रिंग का मतलब ये, ठीक है, ये जो दे रखा है, ठीक है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, बस ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ, इसका वर्डन आने वाला है नेगेटिव, तो -1/2 इंटू के और इंटू का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ब्लॉक नीचे आ रहा है और ये फोर्स ऊपर लगा रही होगी, और ये हो जाएगा प्लस का, ब्लॉक भी नीचे आ रहा है, जी भी नीचे ऐड कर रहा होगा, तो mg और इंटू का x। ठीक है, और इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, जो ये आपसे जानना चाहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। बेसिकली वो इसी के बारे में बात कर रहा है। तो अगर आप यहां से देखो कितना हो जाएगा, -1/2 इंटू का के कितना है mg/a। ठीक है, और इंटू का एक्स स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा m स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर करोगे मतलब m स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर और इंटू का a स्क्वायर प्लस m इंटू जी और इंटू का m g बाई के, मतलब कि कितना हो जाएगा mg इंटू a। ठीक है, तो अब यहां से देखो, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां से एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास mg डिवाइड बाई 2a और प्लस का mg इंटू a। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये कितना आ जाने वाला है 1 डिवाइड बाई 2 mg a। ठीक है, मतलब mg a बाई 2, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि अ ट्रक ऑफ मास 30,000 kg, ठीक है, मूव अप ऑन एन इंक्लाइन ऑफ स्लोप इतना मतलब tan थीटा ना, tan थीटा कितना दे रखा है 1 डिवाइड बाई 100। ठीक है, स्पीड आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो एक काम करो आप, इट इज 30 किलोमीटर पर आवर, इसको आप कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में। किसमें कन्वर्ट कर लो आप इसको, मीटर पर सेकंड में, तो आपके पास ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, द पावर ऑफ द ट्रैक इज गिवन बाई जी की वैल्यू उसने आपको दे रखी है। ठीक है, जी की वैल्यू उसने आपको दे रखी है। ठीक है, तो जो आपके पास पावर होगा, ठीक है, जो आपके पास पावर होगा, पावर कितना होने वाला है एफ डॉट वी। ठीक है, फोर्स कितना होगा, तो आप देखो इंक्लाइन का स्लोप आपको दे रखा है इतना। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स कितना होने वाला है, तो mg साइन थीटा। ठीक है, mg साइन थीटा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, जो कंपोनेंट आने वाला है mg का, और इनटू वेलोसिटी उसने आपको दे रखी है 30 इंटू 5/18। ये आपके पास आ गया पावर। ठीक है, अब बस आप एक सोचो, ये जो आपको थीटा दे रखा है इट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा आपका बहुत छोटा है तो आप tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली sin थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अगर थीटा आपका बहुत छोटा हो तो आप tan थीटा को अप्रोक्सीमेट sin थीटा लिख सकते हो। तो यहां से अगर आप देखो तो आपका आ जाएगा 30,000 इंटू का g और इंटू का 1/100 और इंटू का 30 और इंटू का 5/18। यहां से सॉल्व कर लेना, ये आएगा वाट में, तो किलो वाट में आप उसको कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स with a velocity of this under the influence of a constant force the instantaneous power। तो instantaneous power कितनी होती है f डॉट v। ठीक है, तो सिंपल आप f डॉट v कर दोगे तो 10 इंटू 5 माइनस का 10 इंटू 3 और प्लस का 20 इंटू 6। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट तो आप कर ही लोगे। ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 30 और प्लस का 120, मतलब कितना हो जाएगा ये आपके पास 140। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 1 kg स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट एज t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये कह रहा है कि ये है 0। ठीक है, इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 8 मीटर। ठीक है, इट्स काइनेटिक एनर्जी वेरीज एज दिस। काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ वेरी कर रही है 2t स्क्वायर टाइप। ठीक है, जितना जूल व्हेन t इन सेकेंड। तो ये आपसे टेंजेंशियल एक्सलेशन इन सब के बारे में बात कर रहा है। एक तो यहाँ पर बात कर रहा है पावर ऑफ द फोर्सेस। तो जो पावर होगा आप कहते हो वो होता है dw/dt। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा dke/dt।
ठीक है, तो यहां से अगर आप पावर की बात करो तो ये हो जाएगा आपके पास 40 और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे अगर आप बात करो तो बिल्कुल ये आपका 8 वाट ही आने वाला है। ठीक है, और आपकी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है वो होती है dv बाई dt। तो dv बाई dt करो कितना आ जाएगा 4t, कितना आ जाएगा 4t। हाँ ठीक, सॉरी, ये होता है dv बाई dt। तो एक काम करो, आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, ठीक है, आप यहां से वेलोसिटी निकाल दो तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। मास आपको दिया है 1 kg, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 4t स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपके पास वेलोसिटी कितनी आ जाने वाली है, वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी यहां से 2t, कितनी आ जाएगी 2t। तो ए टेंजेंशियल की जब आप बात करोगे तो ये हो जाएगा dv बाई dt मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां जो ऑप्शन आपका सही इज ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कर रहा है कि एज्यूम द एरोडायनेमिक्स ड्रैग फोर्स ऑन अ कार प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटा करके कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, लेट कॉल्ड के। ठीक है, इफ द पावर आउटपुट फ्रॉम द इंजन इज डबल, तो पावर होगा कितना, आपको होगा एफ डॉट वी। कितना होगा एफ डॉट वी, मतलब कि ये होगा के इंटू वी स्क्वायर, और के आपका कांस्टेंट है मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि अगर आपने पावर को डबल कर दिया, मतलब पी को पी डैश अगर आप बोलो, अगर आपने उसको 2p कर दिया, तो ये पूछ रहा है कि आपकी नई वेलोसिटी v डैश कितनी हो जाएगी। तो पावर मुझे पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तो मैं लिख रहा हूं p अपॉन p डैश इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाई v डैश स्क्वायर। ठीक है, तो p और p डैश कितना है, आपको हो गए 2p, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई v डैश स्क्वायर। तो यहां से v डैश कितना आ जाएगा, तो आपको हो गया आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ v। ठीक है, मतलब इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ √2। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि द डायग्राम रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी u अ फंक्शन ऑफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और दिस डायग्राम करेस्पॉन्ड टू स्टेबल मॉलिक्यूल्स। तो स्टेबल मॉलिक्यूल्स आने का मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो बस आप देख लो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कर रहा है, आपको फोर्स दे रखा है, कितना दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2। आपसे इक्विलिब्रियम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम बारे में पूछ रहा है। तो फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, माइनस डी यू बाई डी एक्स। क्या लिख सकते हो, माइनस डी यू बाई डी एक्स। और आपका जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स कितना होगा, 0। तो अगर मैं यहां से बात करूं माइनस डी यू, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, एक काम करो ना, आप इंटीग्रेट क्यों ही करोगे, आप सीधे यहां से फोर्स को ही 0 करो ना। ठीक है, अगर आप यहां से फोर्स को 0 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। फिर आप करो इसका फैक्टर, तो 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहां से 2x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 2, और यहां से +1 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से इक्विलिब्रियम की दो पोजीशन आने वाली है, एक x इक्वल टू 2 आएगा और दूसरा आएगा x इक्वल टू -1/2। अब आपको करना है क्या, आपको निकालना है d2u बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या निकालना है, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर आपको यहां से निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है जो f होता है वो बराबर होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स के। ठीक है, तो आपको फोर्स तो दे रखा है, कितना है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो अगर आप df बाई डी एक्स की बात करो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस d2u बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप df बाई डी एक्स तो आप निकालो, कितना है, इट इज द 4x माइनस 3। तो आपको क्या निकालना है, d2u बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस 4x। अब आप देख सकते हो, बस आपको पता होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम आने वाला है। ठीक है, और अगर ये लेस देन 0 होगा तो आ जाएगा आपके पास अनस्टेबल, आप चेक कर लेना। और जिस दिन ये 0 आ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि अब particle originally at rest at the highest point of the spherical smooth vertical circle is slightly displaced, it will leave the circle at a vertical distance h below the highest point। तो अगर ये आपका एक स्मूथ वर्टिकल सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस r है, पार्टिकल आपका बिल्कुल यहां पर था,
एट द हाईएस्ट पॉइंट, रेस्ट पर था, ठीक है, रेस्ट हाईएस्ट पॉइंट, स्मूथ होकर आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो ये कुछ क्या करेगा कि यहां पर आएगा और यहां से ये कंटेक्ट छोड़े। अच्छा, कंटेक्ट छोड़ने का मतलब यहां पर जो नॉर्मल होगा वो जीरो होगा ना, कंटेक्ट छोड़ने का मतलब यहां पर जो नॉर्मल होगा वो कितना होगा, जीरो होने वाला है। ठीक है, तो एक तो देखो इसका mg लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा इसके पास mg cos थीटा, ठीक है, mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, एक लग रहा होगा नॉर्मल और दूसरा क्या लग रहा होगा, तो mv स्क्वायर बाई आर एट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और v जब ये इतना नीचे आ गया होगा तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, कितना नीचे आ गया होगा, तो r1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आपके पास रेडियस है, इट इज द r, ठीक है, तो ये तो आप निकाल ही लोगे, आपके पास ये कितना हाइट हो जाएगा, बहुत बार कर चुके हैं, इट इज r1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो आपका पहली बात तो नॉर्मल होना है जीरो, तो n प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के, ठीक है, बैलेंसिंग, और n इक्वल टू करो आप जीरो, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा देखना, v स्क्वायर बाई आर, ठीक है, v स्क्वायर बाई आर आपके पास आ जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट, v स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, इसको आप रखो अभी, ठीक है। अब आप देखो जो डिक्रीज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, दैट विल बी द mg r1 माइनस कॉस थीटा, ये किसमें गया, काइनेटिक एनर्जी में, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो ये जो mg आ रहा है, आप इसको इस साइड भेजो, देखो m से m कैंसिल आउट, तो आप लिख दोगे 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो v स्क्वायर और डिवाइड बाई 2gr, और इस v स्क्वायर बाई gr को आप क्या लिख दो, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब आप यहां से निकाल लो, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 कॉस थीटा बाई 2, इसका मतलब आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 2/3, तो h आपके पास कितना था, r1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस 2/3, तो यहां से कितना आ गया आपके पास, ये r/3, ठीक है, मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, देखो ये क्या बोल रहा है कि स्मॉल क्यूब ऑफ मास m, ठीक है, स्टार्ट एट अ रेस्ट पॉइंट एट 1 and height is 4r, it is the 4r, where r is the radius of the circular part of the track. The cube slide down the frictionless track and around the loop. The force that the track exert on the cube at point 2. तो यहां पर जो मुझे समझ में आ रहा है कि नॉर्मल यहां पर लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में n प्लस एम जी, ठीक है, और ये बराबर होगा एम वी स्क्वायर बाई आर के, मतलब यहां पर जो ये फोर्स एग्जर्ट करेगा नॉर्मल, वो बराबर होगा एम वी स्क्वायर बाई आर और माइनस एम जी के, ठीक है। अब आप काम करो 1 से 2 में आप लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन, तो यहां से क्या होगा, एम जी इंटू इट इज द 2r, ठीक है, ये आपके पास 2r ही बचेगा ना, अगर इसकी रेडियस आती है हाइट तो आपकी 2r हो गई, तो एम जी इंटू 2r इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, तो यहां से m से m कैंसिल आउट, तो v स्क्वायर आपके पास आ जा रहा है 4gr, ठीक है, इसका मतलब नॉर्मल कितना हो गया, तो m 4gr डिवाइड बाई r और माइनस का mg, तो ये आपके पास आ जाएगा 3mg, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, देखो ये क्या कर रहा है कि अ पार्टिकल इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल बाय कनेक्टिंग अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ l and keeping the other end of the rod is fixed. The minimum speed of the particle when the light rod is horizontal, for which the particle will complete the circle. अब समझना यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पर रॉड है, क्या है, रॉड है, तो अगर यहां से ये रॉड है, ठीक है, यहां पर आपके पास पार्टिकल है, ठीक है, यहां पर आपके पास पार्टिकल है और एक एंड से ये फिक्स है, ठीक है, तो जब आप इसको रोटेट कराओगे वर्टिकल सर्कल में, तो इसकी ये होगी कुछ टॉप मोस्ट की कहानी, ठीक है, इस रॉड की, ठीक है, इस रॉड की ये होगी कुछ टॉप मोस्ट की कहानी, ये इसमें है आपका पार्टिकल, ठीक है। अब आप एक चीज को समझो कि
जब यहाँ पर स्ट्रिंग होता था, ठीक है, जब यहाँ पर स्ट्रिंग होता था तो हम बोलते थे कि टेंशन एट एवरीवेयर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अगर टेंशन मिनिमम होगा तो वो बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा, यहाँ पे। लेकिन अब आप एक चीज समझो, वो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग सिलेक्ट कर सकता है, स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो सकता है, लेकिन रॉड में टेंशन जीरो नहीं हो सकता। यहां पर आप टेंशन को जीरो कर ही नहीं सकते, यहां पर आप टेंशन को जीरो कर ही नहीं सकते। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, सोचो, एक तो इसका mg लग रहा होगा डाउनवर्ड, ठीक है, तो यहां पर आप क्या करो कि एट द टॉप मोस्ट पॉइंट आप इसकी मिनिमम वेलोसिटी को जीरो ले लो। क्या ले लो, जीरो ले लो, मिनिमम वेलोसिटी को एट द टॉप मोस्ट पॉइंट आप जीरो ले लो। तो अब अगर मैं यहां से इस मिनिमम वेलोसिटी को निकालना चाहूं फॉर विच दैट विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, तो आप कहोगे ये आएगा आपके पास हाफ mu² माइनस जीरो इक्वल टू mg। अगर आपके पास रॉड की लेंथ होगी l तो ये हो जाने वाली है इनटू का 2l। तो यहां से अगर आप देखो तो मास से मास हुआ कैंसिल आउट, तो यहां से जो इनिशियल मिनिमम स्पीड आने वाली है वो आएगी 4gl के बराबर। कितनी आएगी, 4gl के बराबर आने वाली है, ठीक है। अच्छा, और यहां पर आप एक चीज देखो, यहां पर इस mg को बैलेंस करने के लिए ना ये टेंशन की डायरेक्शन भी इधर नहीं होने वाली है, ये टेंशन एक्ट भी करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर ही लगने वाला है टेंशन। ये रॉड है, स्ट्रिंग नहीं है कि टेंशन हमेशा इधर ही लगने वाला है, रॉड लगा सकता है टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको कंप्लीट सर्कल कराने के लिए इस यहां पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो से थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए, स्लाइटली 0.001 भी होगा तो ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर लेने वाला है। तो वेलोसिटी एग्जैक्ट अगर आपको कराना है तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इसकी वेलोसिटी जीरो से स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, स्लाइटली। तो बाय द वे अगर हमको मिनिमम स्पीड निकालना है तो हम यहाँ पर मिनिमम स्पीड को जीरो ले रहे हैं एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। और आपसे कहाँ पूछ रहा है, जब ये रॉड वर्टिकल हो जाने वाला है इस पॉइंट पे, इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है, आपको मिनिमम वेलोसिटी मिल ही चुकी है, तो हाफ m इंटू u² दैट विल द 4gl और माइनस 1/2 इंटू m इंटू v² डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mgl। तो यहां से देखो तो m आपके कैंसिल आउट, तो यहां से हो जाएगा 4gl माइनस का v² इक्वल टू 2gl, दैट इज इंप्लाइज यहां से v कितना आ जाएगा, तो अंडर द रूट ऑफ 2gl, ठीक है, मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि पावर अप्लाइड टू अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज गिवन, ठीक है, P इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 3t² माइनस का 2t और प्लस का 1, वेयर t इज इन सेकेंड, फाइंड द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन t इक्वल टू t इक्वल टू 4। तो P कितना होता है, इट इज द dw/dt, तो जो टोटल वर्डन होगा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होने वाला है, तो dw इक्वल टू हो जाएगा p.dt और इसको आप क्या कर दो इंटीग्रेट, कहां से कहां तक, t इक्वल टू 2 से लेकर के t इक्वल टू 4 तक, और ये किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाने वाला है, ये आ जाएगा 3t³ डिवाइड बाई 3 माइनस का 2t² डिवाइड बाई 2 और प्लस का t, ठीक है, और कहां से कहां तक, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड तक लिमिट लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अ फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल व्हिच प्रोड्यूस अ कांस्टेंट पावर, ठीक है, इट स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस 252 मीटर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन, ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन, तो कांस्टेंट पावर है, ठीक है, तो पावर इक्वल टू होता कितना है, पावर इक्वल टू पावर आपके पास होगा F.V, ठीक है, तो मतलब ये कितना हो गया, आप अगर एक्सेलरेशन को ले लो a तो फोर्स लगेगा m इंटू ए उस पार्टिकल पे, ठीक है, अगर उसका मास m है तो, और इंटू वेलोसिटी v, ठीक है, इंटू वेलोसिटी v, यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप देखो तो यहां से एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा p/m इंटू v,
पी बाई एम इंटू वी। आपको दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड और इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद वेलोसिटी दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड। आप एक काम करो, यहाँ से एक्सेलरेशन को आप लिख दो v इंटू डी वी बाई डी एक्स। क्या लिख दो? v इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख दिए। अब आप देखो, तो ये आपके पास हो गया, मैं इसको लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू पी बाई एम डॉट डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई और कुछ नहीं। अब आप इसको कर दो इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक? तो ये होने वाला है 0 से 252 मीटर, ठीक है, और ये होने वाला है 3 to 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपके पास ये हो जाएगा वी क्यूब डिवाइड बाई 3, कहां से कहां तक? तो 3 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड तक, और ये किसके बराबर हो जाएगा? तो पी बाई एम और इंटू का 252, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 6 का क्यूब और माइनस 3 का क्यूब और डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी बाई एम और इंटू का 252। तो यहां से आप इसको सॉल्व करो, और अगर आप पी बाई एम और अगर आप यहां से पी बाई एम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो तो 216 माइनस का 27 डिवाइड बाई 3 और इंटू का 252, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा? 16 और ये 11, तो हो जाएगा 189 ना, 189, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 6 और 5 और 7, ठीक है। तो यहां से देखो ये इसको 4 टाइम्स कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो यहां से आप देखो P बाई एम इक्वल टू 1/4, तो अगर मैं तो यहां से आपके पास क्या आ गया? P बाई एम इक्वल टू 1/4। अब आप देखो, यहां से देखो आप P बाई एम को आप किसके बराबर कर सकते हो? P बाई एम को बराबर कर सकते हो A इंटू वी के, ठीक है। आपको चाहिए टाइम तो आप करो V और A को आप लिख दो dv बाई dt और इक्वल टू 1/4। फिर से कुछ नहीं करना, फिर से आपको इंटीग्रेट ही करना है, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा? v इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रल 1/4 इंटू डी टी, कहां से कहां तक? 0 to t, और इसको कहां से कहां तक कर देना? 3 से 6 तक, ठीक है, 3 से 6 तक, और इसको आप कर लोगे सॉल्व, और यहां से आपके पास टाइम आ जाने वाला है, ठीक है।